नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। अपने इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारी, जानेंगे आज और कल कैसा रहेगा मौसम का हाल। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है मणिपुर से। यहाँ छिटपुट हिस्सों में भारी बरसात के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। त्रिपुरा में इक्का दुक्का जगह पर तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। साथ ही तमिलनाडु में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो कि केरल से आ रही है। यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से व्यक्त किया गया है। वहीं अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं भारी बरसात होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कि कहां पर मौसम को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है। अपने सेगमेंट में हम आपको इसकी जानकारी देंगे और ये जानकारी हम आपको इस नक्शे के जरिए देंगे। जैसा कि आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं कि जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो त्रिपुरा और मिजोरम में नजर बनाकर रखने की जरूरत है। साथ ही आप जब दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार समेत तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, यहाँ पर जोरदार बारिश के आसार हैं, यानी कि यहाँ पर नजर बनाकर रखने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मौसम पूर्व अनुमान की, यानी कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का हाल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आप उत्तर भारत का रुख कर लेते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर हिस्सों में अभी बरसात की संभावना नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरी जगह पर मौसम को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है आने वाले 24 घंटे में। जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। असम, मेघालय में कई जगह ऐसी है जहां पर बरसात की संभावना है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। हालांकि इसके साथ के जो जुड़े हुए हिस्से हैं, यहाँ पर अभी बरसात की उम्मीद नहीं है। जब आप दक्षिण का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि केरल में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बारिश हो सकती है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, इन तमाम जगह पर कहीं कहीं बारिश की उम्मीद है। और अंडमान निकोबार में अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। जब आप ऊपर का रुख करेंगे, आप मध्य भारत की तरफ जाएंगे, पश्चिम भारत की तरफ जाएंगे, तो ज्यादातर हिस्सों में आप देखेंगे कि अभी बरसात की कोई स्थिति नहीं बनी हुई है। तो आने वाले 24 घंटे में मौसम कैसा रहेगा, मौसम पूर्व अनुमान अभी आपने जाना और साथ ही ये जाना कि कहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मौसम की चाल जान लेते हैं, यानी कि पिछले 24 घंटे में कैसा रहा मौसम का हाल, ये हम आपको बता देते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ हिस्से आप देख पा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, तमाम जगह पर 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें या तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी जोरदार बारिश हुई है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार में भी जोरदार बारिश हुई है पिछले 24 घंटे में। तो मौसम की चाल हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके का मौसम पिछले 24 घंटे में रहा है। आगे और भी जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे इस सेगमेंट में हम आपको देंगे कि कहां पर किस तरीके के तापमान की स्थिति रही है, यानी कि जानेंगे तापमान का हाल। तो सबसे पहले न्यूनतम तापमान से शुरुआत करते हैं। जब आप देखेंगे उत्तर भारत के कुछ हिस्सों की तरफ, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है।
जब आप पूर्वोत्तर का रुख करेंगे तो आप देखेंगे कि असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, इन तमाम जगह पर और साथ ही साथ उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। बात करते हैं अंडमान और निकोबार की। यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं और अब हम बात कर लेते हैं पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं सबसे कम न्यूनतम तापमान की, जो कि पूर्वी राजस्थान के सीकर में दर्ज किया गया है 9.2 डिग्री सेल्सियस। अब अधिकतम तापमान भी जान लेते हैं कि कहां पर कितना दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके साथ में दिल्ली में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से कम दर्ज किया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर की तरफ और यहाँ की अगर हम बात करें इससे थोड़ा और नीचे आएंगे तब आप देखेंगे कि ओडिशा में अगर अधिकतम तापमान देखें तो ये सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। साथ ही दक्षिण का रुख करते हैं तो रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, जहां पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तापमान से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको अधिकतम तापमान बता रहे हैं कि कहां पर कितना अंतर के साथ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। और अब आपको बताते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान कहां दर्ज किया गया। गुजरात के वलसाड में, यहाँ पर 36.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। देश के अन्य हिस्सों में क्या है तापमान का हाल, वो भी आपको बता देते हैं। तो ये जाना अपने तापमान का हाल, और भी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मौसम खबर में। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। अपने इस सेगमेंट में हम आपको देंगे कि कहां पर किस तरह की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। और इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां पर 303 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में 241 दर्ज किया गया है और ये थोड़ा खराब श्रेणी में माना जाता है। लखनऊ के बाद अब जान लेते हैं पटना की AQI, यहाँ पर ये 214 दर्ज किया गया है और ये भी थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। पटना के बाद रुख कर लेते हैं बेंगलुरु का, यहाँ पर 168 AQI दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक स्थिति में माना जाता है। बेंगलुरु के बाद पुणे में आप देखेंगे कि 269 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में माना जाता है। हैदराबाद का रुख कर लेते हैं, यहाँ पर 117 AQI दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक कैटेगरी में माना जाता है। हैदराबाद के बाद रुख कर लेते हैं कोलकाता का, यहाँ पर ये 85 दर्ज किया गया है, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। तो लगातार वायु गुणवत्ता सूचकांक हम आपको बता रहे हैं। मुंबई का रुख करते हैं, यहाँ पर ये 310 दर्ज किया गया, जो कि खराब श्रेणी में माना जाता है। तो ये तो रहा वायु गुणवत्ता सूचकांक। अब हम आपको बताते हैं पर्यटन पूर्व अनुमान, यानी कि कहां पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई है 4 दिन तक, शनिवार से लेकर मंगलवार तक। अगर लद्दाख में आप जा रहे हैं लेह घूमने, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो अधिकतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो मिनिमम तापमान है यानी कि न्यूनतम तापमान वो 4 दिन एक समान यानी कि -5 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। हालांकि आप देखेंगे कि अगर रविवार को देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी घटा और थोड़ी धूप रहेगी, बाकी के 3 दिन धूप वाले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जा रहे हैं तो यहाँ आपको बता दें अधिकतम तापमान 15 और 17 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 4 और 5 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मनाली में पहली बात हम करें शनिवार की, तो शनिवार को धूप निकली रहेगी, हालांकि रविवार और सोमवार को घटा भी छाई रहेगी। मंगलवार को एक बार फिर से अच्छी खासी धूप खिलती नजर आएगी। तो मनाली के बाद अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं पंजाब के अमृतसर का। यहाँ अगर आप घूमने जाना चाह रहे हैं तो पहले दिन यानी कि शनिवार को फॉग रहेगी, उसके बाकी के जो 3 दिन है रविवार से लेकर मंगलवार तक अच्छी खासी धूप रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 25 से 26 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो ये 11 से 12 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। तो अमृतसर में कैसा रहेगा 4 दिन मौसम का हाल, ये हमने अभी आपको बताया कि क्या कुछ पर्यटन पूर्वानुमान है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली आना चाह रहे हैं या घूमने जाना चाह रहे हैं तो आप देखेंगे कि चारों ही दिन यहाँ पर फॉग वाले रहने वाले हैं, धुंध वाले रहने वाले हैं और जो अधिकतम तापमान है वो पहले दिन 28 डिग्री सेल्सियस, बाकी के 3 दिन 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही साथ मिनिमम टेम्परेचर की बात भी कर लेते हैं तो ये 11 से लेकर 13 तक फ्लक्चुएट करेगा, यानी कि 11 से 13 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। दिल्ली के बाद बढ़ते हैं मणिपुर की तरफ। मणिपुर के इम्फॉल अगर आप जा रहे हैं तो शुरू के 2 दिन बारिश रहेगी और बाकी के 2 दिन थोड़ी घटा भी रहेगी और हालांकि धूप भी खिली रहेगी। मैक्सिमम टेम्परेचर जानना जरूरी है, तो बता दें आपको शुरू के 2 दिन ये 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बाकी के 2 दिन ये 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं मिनिमम टेम्परेचर शुरू के 2 दिन 15 डिग्री सेल्सियस, तो बाकी के 2 दिन 13 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो इम्फॉल में चारों दिन का मौसम का हाल हमने अभी आपको बताया। अब आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु का रुख करते हैं। यहाँ के ऊटी अगर आप जा रहे हैं तो शुरू का जो पहला दिन है शनिवार धूप रहेगी, घटा भी छाई रहेगी, लेकिन बाकी के जो 3 दिन है तीनों ही दिन रविवार से मंगलवार तक जोरदार बारिश हो सकती है। इसके साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जो न्यूनतम तापमान है वो चारों ही दिन एक समान रहेगा, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस ऊटी में मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है। तो चारों दिन ऊटी में कैसा रहेगा पर्यटन पूर्वानुमान, ये आपने जाना। केरल का रुख कर लेते हैं। यहाँ के कन्नूर अगर आप जाना चाह रहे हैं तो चारों दिन बारिश होगी और जो अधिकतम तापमान है चारों ही दिन एक समान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चारों दिन के अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो पहले दिन 25 डिग्री सेल्सियस और बाकी के 3 दिन ये 26 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो कन्नूर में कैसा रहेगा पर्यटन पूर्व अनुमान चारों दिन, ये अभी आपने जाना शनिवार से लेकर मंगलवार तक का हाल। महाराष्ट्र के मुंबई अगर आप जाना चाह रहे हैं तो बता दें कि अच्छी खासी धूप रहेगी, अच्छी खासी गर्मी भी रहेगी और आपको बता दें कि जो अधिकतम तापमान है वो 34 से 36 के बीच फ्लक्चुएट करेगा और जो न्यूनतम तापमान है वो 23 से 24 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। यानी कि पहले दिन 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, बाकी के 2 दिन 24, तो फिर वापस मंगलवार को चौथे दिन 23 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आप गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी चारों ही दिन धूप खिली रहेगी। साथ ही साथ चारों दिन अधिकतम तापमान की बात करें तो ये 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा
और मिनिमम टेम्परेचर यानी कि न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। तो पोरबंदर में शनिवार से लेकर मंगलवार तक अच्छा खासी धूप खिली रहेगी, दिन साफ रहेगा और मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी आपने जाना। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि है खेती किसानी। क्योंकि जो सीज़न इस समय चल रहा है, ऐसे में किसानों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार जो है सारी चीज़ें करनी चाहिए। अगर आप देखें कि गुजरात और राजस्थान के जो किसान हैं उनके लिए एक्सपर्ट्स की क्या राय है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। राजस्थान में गेहूं की बुआई कर लें। गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, साथ ही जौ की बुआई करें। जौ के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहीं जीरे की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। किसान मूंग की बुआई कर लें। इसके साथ ही मेथी की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ईसबगोल की बुआई के लिए खेत अभी तैयार कर लें। अभी सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर लें। यहीं किसान मूली की बुआई करें। राजस्थान में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में गन्ने की रोपाई कर लें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही धान की कटाई कर लें। इस समय बैगन के खेत में निराई कर सकते हैं। यहाँ टमाटर के खेत में निराई कर लें। किसान आलू की बुआई करें। इसके साथ ही अरहर के खेत से खरपतवार निकाल लें। अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार करें। अरहर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गुजरात में चने की बुआई कर सकते हैं। चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी बीन की बुआई के लिए समय उचित है। किसान लाल मिर्च की रोपाई कर लें। इसके अलावा गुजरात के किसान कपास के खेत में घास फूस निकाल सकते हैं। तो अपनी अच्छी फसल के लिए किसानों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक्सपर्ट की राय। वहीं पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग के साइंटिस्ट आशुतोष मिश्र का क्या कहना है किसानों के लिए खेती को लेकर, मौसम को लेकर, दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में परिपक्व बासमती धान की कटाई तथा मृदा में नमी की उपलब्धता को ध्यान में रखकर गेहूं की बुआई भी की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में गेहूं, गाजर और मेथी की बुआई तथा आलू की रोपाई की जा सकती है। प्याज के रोपण हेतु भी यह समय अनुकूल है। उत्तराखंड में परिपक्व अरहर की कटाई कर लें। सरसों की बुआई तथा प्याज की नर्सरी बुआई हेतु भी समय अनुकूल है। उत्तर प्रदेश में परिपक्व धान की कटाई पूर्ण कर लें। पंजाब में परिपक्व धान की कटाई शीघ्र पूर्ण कर लें। चना, गेहूं, राया और जौ की बुआई तथा प्याज की नर्सरी बुआई भी की जा सकती है। हरियाणा में गेहूं, सरसों और बरसीम की बुआई करें। अब बात करेंगे देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की, जहां पिछले कुछ दिनों में अनेक स्थानों पर बारिश देखी गई है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में उत्तरी और तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना भी बनी हुई है। अतः इन क्षेत्रों में सभी प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव तथा उर्वरकों का प्रयोग स्थगित करने की सलाह दी जाती है। किसान भाइयों को यह भी सलाह दी जाती है कि उड़द की बुआई बारिश रुकने तक स्थगित कर दें एवं धान, सब्जियों, कपास और मक्के के खेतों से अतिरिक्त जल निकास की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। आंध्र प्रदेश में जिन स्थानों पर मौसम साफ है वहां धान की कटाई की जा सकती है। कर्नाटक में परिपक्व धान, सूरजमुखी, मक्का, गन्ना और मूंगफली की कटाई तथा कपास की तुड़ाई भी की जा सकती है। महाराष्ट्र में सिंचित गेहूं की बुआई जारी रखें। वर्तमान शुष्क मौसम को देखते हुए मक्का, ज्वार, चना और सब्जियों में निराई तथा गुड़ाई कर सकते हैं एवं जहां आवश्यक हो वहां पर सिंचाई भी प्रदान की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में परिपक्व धान की कटाई तथा अलसी, मूंग, उड़द, तोरिया, चना और सूरजमुखी की बुआई करने की सलाह भी दी जाती है। के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम जानकारी आपने जानी। अब आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, जो कि है आज की फसल। आज की फसल है गाजर, जो कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। हालांकि जल भराव वाली जगह पर या फिर सूखी जगह पर बिल्कुल भी नहीं उग पाती है। ऐसे में गाजर की खेती के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए, उसके लिए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले।
कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं, जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से अनावश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाए। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। तो गाजर की खेती के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये सब जानकारी आपने इस रिपोर्ट के जरिए जानी। लेकिन अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से लेना चाहते हैं तो आप आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं और ये तमाम जानकारी एक बार फिर से ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।